राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम वीडियो के मॉक नंबर 4 की बात करेंगे। मॉक नंबर 4 की बात करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, टोटल 25 क्वेश्चन हम मॉक में डाल रखे हैं और 25 के 25 क्वेश्चन का क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं मॉक नंबर 4 में पहला क्वेश्चन अपना किससे रिलेटेड था और कैसे उनका सॉल्यूशन हम कर सकते थे। तो देखिए, मॉक नंबर 4 के पहले क्वेश्चन की बात करें तो यह आपका दशमलव और भिन्न वाला क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/0.2, 1/0.02, 1/0.002 और इसी तरीके से 9 पदों तक का मान क्या होगा। कहना क्या चाह रहा है, समझना। आपको कह रहा है कि सर 1/0.2 है, फिर कह रहा है सर 1/0.02 है, फिर कह रहा है 1/002 है और ऐसे ही 9 पदों का मतलब इसके आगे क्या होगा, 1/0002। समझ रहे हो, मतलब यहां दशमलव के बाद 2 है, यहां 0.02 है, यहां 002 है, फिर यहां 3 बार 02 आएगा। अगला पद क्या होगा, दशमलव के बाद 4 बार 0 और 2। इसी तरीके से टोटल 9 पद लिखकर और सबको जोड़ना है। तो सबको लिखकर जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 2-3 पैटर्न को पकड़ लेंगे तो आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से डॉट 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 तक चीजें जाएंगी, कहां तक, 9वें पद तक। मुझे तो बस ये बताओ, 1/0.2 को मैं 10/2 लिख सकता हूं क्या, बोलोगे जी सर। इसको मैं 100/2 लिख सकता हूं, बोलोगे जी सर। इसको मैं 1000/2 लिख सकता हूं, बोलोगे जी सर। इसको मैं अगर लिख लूं तो मैं कहूंगा सर 10,000/2 लिख सकता हूं क्या, बोलोगे जी सर। कैसे, दशमलव हटाया ऊपर 0, यहां दशमलव हटाया ऊपर 2 0, यहां दशमलव हटाया ऊपर 3 0। मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं तो सर ये 2 से 5 बार, 2 से सर ये 50 बार, 2 से यह कितनी बार कटेगा सर, 500 बार, 2 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा सर, 5000 बार। और इसी तरीके से यह पद बढ़ता चला जाएगा 9वें पद तक। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, मैं स्टार्टिंग के इन 4 को जोड़कर ही आंसर अपना बता सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग के इन 4 मान को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 5 कितनी बार देखने को मिलेगा, 4 बार। 5 कितनी बार देखने को मिलेगा, 4 बार। सिर्फ इसी 4 मान को जोड़ा है, इसके आगे जो 5 मान होगा उसको नहीं ले रहा हूं। इसके आगे अगला मान क्या होगा, अगर यहां 5000 है तो यहां 50,000 होगा, 50,000 के बाद 5 लाख होगा, 5 लाख के बाद सर 50 लाख होगा, 50 लाख के बाद 5 करोड़ होगा। इसी तरीके से तो वैल्यू बढ़ेगा। तो आपने कहा सर स्टार्टिंग के इन 4 पदों को ही जोड़ ले, तो सर यह वैल्यू बन रहा है 5 5 5 और 5 5 कितनी बार, 4 बार। मतलब आंसर वही होगा जिसके स्टार्टिंग के 4 अंक क्या होंगे, 5 होंगे। तो शुरुआत के 4 अंक 5 यहीं दिख रहे हैं, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये अपना क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते थे, हालांकि मैंने वो चीज नहीं बताया, डिजिट सम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये अपना एसआई का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका तरीका आप देखोगे। कह रहा है 17,200 का साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% के हिसाब से उधार देना है। 2 साल बाद टोटल जो साधारण ब्याज मिला, अब यहां पे एक चीज गौर करना है आपको, सर 2 साल बाद टोटल जो साधारण ब्याज मिला 3,008 का मिला। कितने साल में, 2 साल में। मैं तो बस आपसे ये पूछूं 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप क्या कहोगे, सर 2 से इसको काट दूंगा मैं। काट दोगे तो सर 1504 रुपया। मैं इतना कह सकता हूं कि सर 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा ना, सर जो 1 साल का साधारण ब्याज होगा वह कितना होगा, 1504 रुपया में। क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज 3008 है, तो 1 साल का 1500 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 2 भागों में बांटना है। पहला भाग में P1 लेता हूं, दूसरा भाग में P2 लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, पहले पे 8% का ब्याज लग रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो 17,200 है उसका 8% निकाल दूंगा। अब कैसे निकालूंगा, तो ये भी डायरेक्ट करो। सर 8% का मतलब कितना, 8/100। सर 100 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब इस 172 में 8 का गुना कर दे, तो करो गुना। 8 दूनी 16, हासिल कितना, 1। 8 सतु 56 और 1 कितना, 57। 8 एकम 8 और 5 कितना, 13। ठीक है, मैंने 1720, 17,200 मैं यहां लिख रहा हूं, 17,200
200 का 8% निकाला, तो परसेंट से ये परसेंट घटाऊंगा, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 172 में 8 का गुना करूंगा 1376 आएगा। दूसरे भाग को 10% पे उधार देता है, तो वापस मैं 17,200 का 10% निकालूंगा। जैसे ही 10% निकालूंगा तो 17,200 का 10%, तो 17,200 गुना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 172 में 10 का गुना करूंगा तो आप कहोगे सर 1720 होगा। समझ गए ना? मैंने क्या किया दूसरी बार, 17,200 का 10% निकाला, ठीक है, क्योंकि दूसरे पे 10% ब्याज, पहले पे 8% ब्याज, और टोटल एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है सर? 1504 रुपया मिल रहा है। बताओ, अब यहां मिश्रण लगा ले, बोलोगे जी सर इस वैल्यू और इनका कंबाइंड वैल्यू ये दिया हुआ है, बोलोगे हाँ। अब यहां मिश्रण लगाओगे तो कैसे लगाओगे सर? सर कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाना है। तो मुझे बताओ, 17 में 100 में से 1500 घटाते 200 होता, 20 में से 4 घटाओगे तो 16 होगा, तो इनको घटाने पर 216 आएगा। सर इसमें से इसको घटाना है तो सिंपल घटा लो। सर ये 4 है, एक हासिल दूंगा 14, 14 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 8। यह कितना? 9, 9 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा सर? 2। और ये 14, 14 में से 13 घटेगा, कितना? 1। इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आया, और यही इनका क्या होगा? रेशियो होगा। अब इनको सरल कर लो। सर ये 8 से कट जाएगा, मैं यहां काट के लिख रहा हूं। सर 8 दूनी 16 होता है, बोलोगे जी सर। कितना बचेगा? 5 और 7, 8 सते 56। इसको 8 से काटा, सर 8 एकम 8 होता है, 4 और 8, 8 छक 48 होता है। इसका मतलब क्या? पहले वाले को 27 के अनुपात में पैसा दिया गया, दूसरे वाले को 16 के अनुपात में पैसा दिया गया। सर टोटल यहां कितना हो जाएगा ये दोनों धन मिलाकर? तो सर 27 और 16 जोड़ना है, 7 और 6 कितना? 13, 3 और 1 कितना? 4, 43। और इसी 43 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 17,200। हाँ या ना? कि सर दोनों ही मूलधन मिलाकर टोटल 17,200 ही तो होगा। सर इनका टोटल कितना आया? 43 आया, 43 का मान ये दिया है। अब बताओ 43 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा? तो सर 2 जीरो हटा दे, यहाँ इकाई क्या है? 2। तो सर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगा? इकाई 2 आए, तो आपने कहा 4 बार, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16 और 1 17, मतलब यह इससे 400 बार में कट जाएगा। तो रेशियो का मान कितना? 400। हमसे क्या पूछ रहा है? 8% वार्षिक दर से उधार दी गई राशि। तो सर 8% के हिसाब से जो उधार दिया गया था उसका अनुपात 27 था, तो 27 में 400 का गुना कर देंगे। 27 का 4 गुना 108 होगा, 2 जीरो बैठा दोगे तो आपने कहा सर 8% के हिसाब से टोटल जो धन उधार दिया था 10,800 दिया था। मान लो पूछ रहा होता 10% के हिसाब से कितना उधार दिया था, तो सर 16 दिया था, फिर 16 गुना आप 400 कर देते। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए अगले को देखते हैं, तीसरे को। यह अपना ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आसान है, देखो बस समझना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है ABC, तो आपको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पहले डायग्राम बनाओ। ABC और कैसा त्रिभुज है सर? समबाहु है। समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर। अरे बोलो हाँ या ना? ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर। तीनों बराबर मतलब हर एक कोण भी बराबर, और हर एक कोण कितने का होगा? सर ये भी 60 डिग्री का, सर ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। ये बात आपको समबाहु के बारे में पता होना चाहिए। भुजा BC को D तक बढ़ाया, ये जो B से C है इसको D तक आगे बढ़ा दिया। फिर क्या कह रहा है? A D को मिलाता है, A और D को मिलाना है, A और D को मिला दो, मिला दिया A और D को। तो BC और CD बराबर होता है, मतलब यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर है। अगर B से C 10 है तो C से D भी 10 है। मतलब ये हुआ कि सर ये और ये भुजा चारों क्या है? आपस में बराबर है। हमसे क्या कह रहा है? कोण CAD। कोण CAD कलर में कर रहा हूं चेंज, हमें ये वाला कोण बताना है, ये कोण कितने डिग्री का होगा? CAD। ठीक है भाई। अब देखो करना कैसे होगा, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात आप समझा दो। क्या समझाओगे? सर ये त्रिभुज है तो ये कौन सा कोण होगा? बाह्य कोण। और ये जो बाह्य कोण होगा अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर। बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर। तो सर अभिमुख में कौन कौन कोण है? 60 और 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह इसके बराबर होगा। यही तो हमने पढ़ा है त्रिभुज में कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें बाह्य कोण का मान उसके अंदर में जो अभिमुख कोण है उनके योग के बराबर होता है। तो मैं ऐसा भी कहता हूं किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख कोण
के योग के बराबर। मतलब ये 120 हुआ क्योंकि ये 60 और 60 था, इन दोनों को जोड़ा तो 120 आएगा। बोलोगे जी सर। मुझे एक चीज और बताओ सर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और अगर दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होगा। कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक चीज तो पहले से पता है और आप सब जानते हैं कि चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर इस वाले त्रिभुज में देखा जाए ये 120 है, तो इन दोनों को मिलाकर 60 होना पड़ेगा, तभी तो तीनों कोण मिलाकर 180 होगा। बोलोगे जी सर। सर अगर इन दोनों का योग 60 डिग्री है और इन दोनों को बराबर भागों में बांटना है, तो मैं कह सकता हूं सर इसको भी 30 डिग्री रखना होगा और इसको भी 30 डिग्री रखना होगा, तभी तो ये बराबर बराबर बटा। ठीक है, तो सर इसी का मान पूछ रहा था, जो कि अपना ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। क्लियर है, रूल पता है, तुरंत क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अगले को देखो। अब ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये भी सीखो। आपसे कह रहा है कोई त्रिभुज है, नाम नहीं बताया कौन सा है, जिसकी तीन भुजाएं इस रूप में दी गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट, और ए स्क्वायर प्लस 2b और इसका स्क्वायर इसका क्या रूट। तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, यहां ए और बी दो मान दिए हैं, बस आप क्या करो, ए और बी दोनों का मान एक पुट कर लो, दोनों का मान एक पुट कर लो। आप नहीं चाहते ए और बी का मान एक पुट करना, आप दो चाहते दो पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ए के बराबर बी कर लो, तब भी आंसर क्या रहता, सेम रहता। मैंने क्या किया, ए और बी दोनों का मान एक ले लिया। तो मैं यहां से ये कहूंगा कि सर ये वाला भुजा कितना होगा, तो मैं कहूंगा ए का मान एक, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। ये वाला भुजा कितना होगा, तो सर ये 4 गुना ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर होगा, तो 4 और a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या लिखता, 1 का स्क्वायर। सर तीसरे वाले का मान क्या होगा, तो सर 1 का स्क्वायर। यहां कितना, 4 गुना बी स्क्वायर, तो 4 गुना बी का मान भी 1 है, 1 का स्क्वायर। अब बताओ, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2, तो इसका मान कितना आया, √2। सर इसका मान क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 का गुना 4, 4 और 1 कितना 5, सर √5। और इनको भी सॉल्व करोगे √5। यहां से क्या पता चला, जो भी त्रिभुज है मेरा, ये जो भी त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दो भुजा √5 लेना है। सर ये भी √5, ये भी √5 और एक भुजा अलग है, ये √2। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो और एक भुजा अलग हो तो ये समद्विबाहु होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं भाई मेरे, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम कहते हैं सर a/4। ए क्या है, असमान भुजा, √4 गुना बी स्क्वायर और माइनस क्या, ए स्क्वायर। बी क्या है, जो समान भुजा है उसका मान, बस वैल्यू को पुट कर दो और आंसर लिख दो। सर ए का मान √2 है बटा 4, ये ए का मान है, समझ गए ना। ए बी सी, जैसे त्रिभुज की भुजा ए बी सी ही तो लोगे आप, तो सर क्या होगा, दोनों भुजा ये दोनों बराबर बराबर, ये बी और ये ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, असमान भुजा बटा 4, √4 गुना समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। √, लिया सर 4, बी का मान क्या है, √5 और इसका स्क्वायर, और माइनस √2 इसका स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करो, कलर मैं कर रहा हूं चेंज। सर ये वैल्यू तो √2/4 ही रहने दो, ये वैल्यू क्या होगा, तो सर √5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 में 4 का गुना 20 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो ये 20 में से 2 घटाओगे तो सर रूट में कितना आएगा, 18 आएगा। बोलो हाँ या ना। एक लाइन और जाओ, तो सर दोनों रूट में है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो रूट का 36 लिख सकते हैं और बटा 4, क्योंकि दोनों गुना हो जाएगा, 18 दूना 36। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 और बटा 4। इनको काट दूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, 3/2। तो अपना आंसर वही होगा जहां 3/2 लगा होगा। अब चारों ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन में 3/2 कहां दिख रहा है, सर इस वाले में दिख रहा है। काम खत्म। क्यों, क्योंकि सर जब ए और बी का मान 1 रखा तो मेरे लिए ये 3 हो गया, मेरे लिए ये 3/2 हो गया, मेरे लिए ये 4 हो गया, मेरे लिए ये 5/2 हो गया।
इस तरीके से करेंगे तो जल्दी सॉल्यूशन होगा, नहीं तो ए और बी लेकर चलते और फिर मैं विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाता वो हीरोज वाला, उससे भी आंसर यही निकल कर आता 3/2 ए बी, लेकिन टाइम क्या लगता, ज्यादा लगता। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3/2 इंटू ए बी। चलो अगले को देखो। अब कह रहा है इसको सरल कीजिए, ये बहुपद के गुणनखंड का क्वेश्चन है। इसको सरल करने से पहले आपको फॉर्मूला बता रखा है क्लास के अंदर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है सर, 4 गुना ए बी मिलता है। बोलो हाँ या ना। जब ये पता है तो आंसर तो चुटकियों में निकल गया, 3x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर। आंसर क्या होगा, 4 गुना ए के जगह क्या है सर 3x है, बी के जगह क्या है सर 2y है। अब इनको गुना कर लो सर, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 गुना xy। आंसर क्या होगा 24xy। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, चलो अगले को देखो। अब ये अपना क्या है सर, ज्यामिति का क्वेश्चन है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखते चलो, अपने आप रास्ता दिखेगा। क्या कह रहा है भाई, समलंब चतुर्भुज है, तो लीजिए सर एक समलंब चतुर्भुज हम भी बनाते हैं। नाम क्या है सर, ए बी सी और डी। कह रहा है डीसी और ए बी समांतर भुजा है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। ए बी का मान 16 दिया है, डीसी का मान 11.2 सेंटीमीटर दिया। अब क्या कह रहा है, इनके विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड की लंबाई। तो सर इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे, एक विकर्ण ये होगा, दूसरा विकर्ण ये होगा, और कह रहा है इस विकर्ण का मध्य बिंदु मान लो ये हो गया, इस विकर्ण का मध्य बिंदु मान लो ये हो गया, और यहां से यहां तक मिलाया, इसका नाम क्या हुआ, ई और एफ। तो यही तो कह रहा है, इनके विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाले लाइन का मान बताओ, मतलब इस ई एफ का मान बताओ। और आपको ये पढ़ा रखा है, बोलो हाँ या ना, कि कोई भी समलंब चतुर्भुज हो, ए बी सी डी, ये सब पढ़ा रखा है। इनके दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु को ले लो और इनको मिलाओ ई से एफ। तो सर इस ई एफ की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो जो भी इनकी समांतर भुजा है उनका अंतर, समांतर भुजा ए बी है सी डी है, इनका अंतर और 2 का भाग, यही तो पढ़ाया है। बोलोगे जी सर ये पढ़ाया है, बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। तो यही रूल यहां लगेगा। सर इस ई एफ का मान पूछ रहा है, तो सर समांतर भुजा कौन कौन सी है, 16 और 11.2, तो 16 में से 11.2 घटाकर 2 का भाग लगा दो। सर इनको अगर मैं घटाया 11 घटाता तो सर ये 5 होता, 0.2 घटा दो तो 4.8 और 2 का भाग लगा दो। तो सर ई एफ का लंबाई 2.4 क्या होगा सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है भाई, अपने बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। सारे थ्योरम का ही गेम है, अगर थ्योरम आपको पता है ज्योमेट्री के अंदर तो हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी ज्योमेट्री में। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल 2 त्रिभुज जिनकी भुजा 20, 21 और 29 है तथा 11, 60 और 61 के क्षेत्रफल के योग का 2 सही 17/30 गुना है। अब कह रहा है, सुनना मेरी बात को, ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि सर 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज नंबर पहला, एक त्रिभुज नंबर दूसरा, इनके एरिया का योग करिए और उसका इतना गुना लीजिए, कितना गुना, 2 सही 17/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 का 2 गुना 60, 60 और 17 77/30। मतलब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का 77/30 गुना लेना तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब मुद्दा यह है कि सर इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, उनको जोड़े 77/30 लिखे और बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिखे और वहां से आर निकाल ले। तो देखो कैसे करोगे। मुझे एक बात बताओ, एक जो त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर पहला, उसकी भुजा कितनी है सर, 20 है, 21 है और 29 है। एक जो दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है सर, 11 है, 60 है और 61 है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये 2 अलग अलग त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल निकालना है। सर इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा है
कि जब भी त्रिभुज आपको विषमबाहु दिखे, विषमबाहु का मतलब तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग दिखे, तो सबसे पहले उसको समकोण बनाने की कोशिश करो, क्योंकि समकोण बन जाने से क्या होता है, एरिया निकालना आसान होता है। बोलोगे जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, समकोण बनाने का रूल क्या होता है? समकोण बनाने का रूल यही होता है कि जो दो छोटी भुजा है इनके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो समकोण साबित हो जाएगा। बोलोगे जी सर। तो सर छोटी भुजा 20 है, 20 का वर्ग 400 प्लस छोटी भुजा 21 है, 21 का वर्ग 441, सर टोटल कितना हुआ 841। बोलो हाँ या ना। और बड़ी भुजा क्या है सर 29 है, 29 का वर्ग भी 841 होता है। इसका मतलब इन दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो सर ये त्रिभुज कैसा साबित हो गया, समकोण साबित हो गया। सेम चीज यहां भी देखो, हालांकि ये ट्रिपलेट भी डायरेक्ट आपको लिखा रखा है मेंसुरेशन के अंदर कि ये ट्रिपलेट ध्यान रखना, जैसे ही ट्रिपलेट होगा समकोण हो जाएगा, नहीं तो फिर भी ये। अब बताओ यहां दो छोटी भुजा कौन कौन है, 11 और 60। 11 का वर्ग सर 121, 60 का वर्ग कितना सर 3600, इनको जोड़ोगे 3721। बड़ी भुजा क्या है सर 61 है, और भैया 61 का वर्ग भी कितना होता है 3721 होता है। इसका मतलब क्या सर, ये भी समकोण है। अगर दोनों समकोण हैं तो एरिया निकालना आसान है या नहीं है? बोलोगे जी सर आसान है। कैसे निकालेंगे एरिया? लो सर ये 77/30 तो रहने दीजिए। एरिया कैसे निकालते हैं समकोण का? 1/2 गुना जो छोटी भुजा है उनका गुना कर दो। छोटी भुजा 20 है और 21 है, 20 गुना 21, यही तो करते हो, प्लस दूसरे वाले का 1/2, और जो छोटी भुजा है कौन कौन है 11 और 60, इसका गुना कर दो। ये एरिया निकल गया दूसरे वाले समकोण त्रिभुज का, ये पहले वाले का। और बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इनको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। अब चलो चेक करो। सर मैं 11 से इसको 2 बार काट सकता हूं, 11 से इसको 7 बार काट सकता हूं। इसको अगर मैं 2 से काट दूं सर ये 10 बार कट जाएगा, 2 से काट दूं यह 30 बार कट जाएगा। यहां मेरे पास 7/30 है और इनको यहीं सॉल्व करेंगे। 21 में 10 का गुना करूंगा 210 होगा, और 11 में 30 का गुना करूंगा 330 होगा। तो सर ये 330 और ये 210 540 होगा। बोलोगे जी सर। गुना कितना 540, बराबर में क्या चल रहा है 2/7 आर स्क्वायर। अब इनको सरल कर लो भाई। कैसे करोगे सर? ये 0 से 0 काटूंगा, 3 से मैं इसको 18 बार काटूंगा क्योंकि 18 तिया 54 होता है, 2 से इसको मैं 9 बार काटूंगा। बोलोगे जी सर। तो यहां से आर स्क्वायर का मान क्या होगा? तो सर 9 गुना 7 गुना 7, 9 गुना 7 गुना 7, यही तो होगा। ये 7 इधर गुना होगा, 7 गुना 9 गुना 7। तो आर का मान क्या होगा सर? इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 गुना 7 गुना 7 का, तो आपको पता है सर इस 9 का वर्गमूल 3 होगा, और 7 गुना 7 के लिए एक साथ लिखेंगे, तो 7 3 21 सेंटीमीटर का क्या आएगा? त्रिज्या आएगा। ठीक है, हमसे पूछ भी क्या रहा था? वृत्त की त्रिज्या। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का क्या होगा? त्रिज्या होगा। ओवरऑल पूरा मुद्दा यही था, इसका क्षेत्रफल निकालना। अगर इसका क्षेत्रफल आप हीरो के फॉर्मूला से निकालते तो टाइम ज्यादा लग जाता, इसीलिए सबसे पहले इसको समकोण देख लो। और हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग दिखे और उसका एरिया कहना, तो सबसे पहले उसको समकोण बनाने की कोशिश करो। बन जाए तो समकोण से एरिया निकाल लो, ज्यादा जल्दी निकलेगा। नहीं बने तब तो हीरो के फॉर्मूला से करोगे ही करोगे। ठीक है, चलो अगले को देखो। 8वें को क्या कह रहा है? 18 सेंटीमीटर किनारे वाला धातु का घन असमान आयाम वाले 3 छोटे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। मतलब क्या है? इतना सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 3 घन बनाया गया, यही तो कहना चाह रहा है। जिसमें से कह रहा है 2 घन का भुजा तो 15 और 9 है, तीसरे घन का भुजा निकालना है। अब याद करो, शायद लास्ट मॉक में ही ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। क्या कि सर 3 छोटे छोटे घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो इनके बीच में, भुजाओं के बीच में रेशियो याद रखना 3 4 5 और कितना 6, यही तो कहा था
कि 3, 4, 5 और 6 याद रखना, बोलो हाँ या ना। ये मान लो भुजा A1 है, ये भुजा A2 है, ये भुजा A3 है और ये A4 है। कि सर तीन घन को, अलग अलग घन को पिघलाकर एक घन बनाया गया, या इस एक घन से तीन घन बनाया गया, तो रेशियो याद रखना है भुजा का 3, 4, 5, 6। कि सर इन तीनों का रेशियो तो 3, 4, 5 और जिससे पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनेगा उसका क्या याद रखना है 6। तो बस यही रेशियो यूज करो ना, आंसर निकालो ना। सर हमें पता है कि जैसे ही तीन घन की बात करें तो उनके भुजा का रेशियो 3, 4, 5 मिलाकर कितना होता है, बड़े वाले का 6। अच्छा, बड़े वाले का भुजा कितना है सर, 18 है और यहां 6 है। बड़े वाले का भुजा क्वेश्चन में 18 दिया है, यहां 6 है, तो 6 का कितना गुना, 3 गुना। इसका मतलब ये सब भी 3 गुना ही होगा। तो आपने कहा सर 5 तिहाई 15, इसका 3 गुना करे सर 4 तिहाई 12 और इसका 3 गुना करे तो सर 3 तिया 9 सेंटीमीटर। अब चेक कर लो जो बाकी दो भुजा है वो कितनी कितनी है, 9 और 15 है। सर मैच कर गया 9 और 15। तो एक भुजा जो बची है वो कितने की होगी, 12 की। बोलो हाँ या ना। जो एक भुजा बची है उसकी लंबाई कितनी होगी, 12। मतलब क्या है, जो तीसरा घन है ना उसकी भुजा 12 है। तो हमसे कह रहा है कि सर टोटल सरफेस एरिया निकालो तीसरे घन का। तो क्या कहोगे, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 का 6 लिखो। तीसरे वाले घन का भुजा आपने कितना निकाला, 12, 12 का स्क्वायर करो। सर 6 गुना 144 करो गुना। सर 6 चौका 24, 24 दो 26, 6 और 2 8। तो आपने कहा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तीसरे वाले घन का क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तरीका पता ना हो तो काम खराब हो सकता है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो, काम आएगा बार बार। कि कभी भी एक बड़े घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाए या 3 छोटे घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो रेशियो ये चलेगा, छोटे वाले का क्या 3, 4, 5 और बड़े वाले का क्या 6। अब इनमें से किसी का मान दिया होगा, जैसे मैंने बड़े वाले का ही मान उठा लिया। बड़े वाले का मान 18 था तो मैंने देखा ये 3 गुना, तो बाकी भी 3 गुना होगा, ये भी फिक्स है। अब चेक भी करो, बाकी दो भुजा कितना था, 9 और 15, तो 9 और 15 वाला तो छोड़ो, 18 छोरों को दिया था, इसके अलावा बचा कितना, 12। मतलब जो तीसरा घन है उसकी भुजा कितनी है, 12। उसका टोटल सरफेस एरिया आप निकाल दो। चलो अगले को देखो, 9वें को। अब कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका दिया है, आंकड़ों का माध्य निकालें। तो माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है सर, बहुलक जो होता है वह किसके बराबर होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यही तो होता है। हमें यहां पे किसका मान पूछ रहा है, माध्य का। तो सर ये 2 गुना माध्य इधर आ जाएगा तो ये बहुलक इधर चला जाएगा, बोलोगे जी सर। सर अगर मैं 2 गुना माध्य को इधर ले आऊं तो इधर मेरे पास क्या है, 3 गुना माध्यिका माइनस क्या, बहुलक। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखो। तो अगर माध्य निकालना हो, हालांकि मैंने ये सारे फॉर्मूले डिराइव करके भी आपको पढ़ाए हैं कोर्स में, ध्यान देना आप सभी कोर्स वाले बच्चे। माइनस क्या, बहुलक और बटा कितना, 2, रखो वैल्यू 3। माध्यिका कितना है सर, माध्यिका 62 है तो गुना 62 माइनस बहुलक कितना है सर, 36.3 है और 2 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करो सर। सर 3 दूनी 6 और 6 3 18, 186 में से 36.3 घटाकर 2 का भाग लगा दो। तो सर अगर मैं सिर्फ 36 ही घटा लेता, सर अगर मैं सिर्फ 36 ही घटा लेता तो यह कितना होता, 150। 186 में से 36 घटाता तो 150, 0.3 और कम करना है तो 149 पॉइंट कितना, 7 और 2 का भाग लगा दो। बताओ, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, ये कितना होगा 17। तो आप कहोगे कितना सर, 2 अठे 16 और 2 पंचे 10, एक अंक बाद दशमलव। एक अंक बाद यहां पहले से दशमलव है तो आप यहां 2 अंक बाद लगा दो, 74 दशमलव कितना हो गया, 85। ये अपना सही उत्तर। क्लियर है क्या किया मैंने, पहले 149.7 में भाग ना लगाकर 1497 में भाग लगाया तो 784.5 आया, और यहां एक अंक बाद और दशमलव है तो दशमलव को एक स्थान और इधर कर दो तो 74.85 क्या होगा, इसका माध्य होगा। चलो अगले को देखो, 10वें को।
अब ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 3D का क्वेश्चन है। कह रहा है एक पेट्रोल टंक की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, गहराई 10 मीटर है। पूरी तरह से भरे हुए जाने पर पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है ये बताना है। तो भैया किसी वस्तु में कितना पेट्रोल आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, मतलब आयतन की बात कर रहा है। तो सर आयतन निकालेंगे, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आपने कहा सर लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 25 और ऊंचाई कितना है 10। इनको जब मैं गुना करूंगा 25 पंचे 125 पे 2 जीरो, और सभी मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है, मतलब आयतन आपको लीटर में बताना है, ये मीटर क्यूब में है। तो आपको ये बात भी मैंने बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब की बात करें तो उसमें 1000 लीटर होता है, ये ध्यान रखना। तो बस कुछ नहीं करना, यहां 1000 का गुना कर देना है। जैसे ही मैं यहां 1000 का गुना करूंगा तो 3 जीरो बैठाकर लीटर लग जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा, 125 पे 5 जीरो, और 125 पे 5 जीरो कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे नहीं कि आप ये वाला वैल्यू टिक लगा देना, ये आपके लिए ही दिया गया है। ये किस में है, ये मीटर क्यूब में, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो अगले को देखो। कह रहा कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। और ये चीज बार बार आपको पढ़ा रखा है, चाहे क्लास की बात करो चाहे यूट्यूब की बात करो। जब भी छूट के साथ लाभ हो या छूट के साथ हानि हो तो सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं। 100 में से छूट घटा दो, 100 में से छूट घटा दो, छूट कितना है 20, तो सर 80 क्या हो गया, क्रय मूल्य। 100 में लाभ जोड़ दो, लाभ कितना है 20, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 120। यही तो तरीका बताया है कि सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, 100 में से छूट घटाते सीपी और 100 में लाभ जोड़ते एमपी। अब क्या कह रहा है आगे, यहां तक का काम हमने क्लियर कर लिया। कुर्सी को 30% की छूट पर बेचता है, तो सर अब बेच रहा है, तो भैया बेच कैसे रहा है, तो 30% कम करके, तो आप भी 30% कम कर दो इसमें से। तो सर 120 का 30% निकालना है, निकाल लोगे। सर 10% कितना होगा 12, 30% कितना होगा 3 गुना 12 का 36, तो 120 में से 36 घटा दो, कितना बचेगा सर 84। हमसे क्या कह रहा है, लाभ ज्ञात करिए। तो सर लाभ के लिए किसको देखते हैं, क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को। 80 की चीज को 84 में बेचा, 4 का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट निकाल दो। 4 का लाभ 80 के क्रय मूल्य पर और गुना किसका 100 का। बताओ 80 से ये 400 5 बार में कट जाएगा, बोलोगे जी सर, तो लाभ कितने का हो रहा है 5% का। लाभ कितने का हो रहा है 5% का। चलो अगले को देखो, 12 नंबर को क्या कह रहा है। 52 71 43 22 ए और बी का औसत 55 दिया है। इन पांच नहीं है, 6 संख्याओं का औसत 55 दिया है। फिर कह रहा 42 45 49 51 42 सी और डी, ये टोटल 7 संख्या है, इसका औसत कितना दिया है 53। तो ए बी सी डी का औसत निकालना है। तो ए बी सी डी का औसत तब निकाल पाओगे जब ए बी सी डी का मान निकालोगे। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले लाइन को देख लो, तो यह टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग, यही तो कहते हैं औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर टोटल वैल्यू निकालना है तो मैं कहूंगा औसत में संख्या का गुना करो। तो सर औसत कितना है 55 है, और टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6। यहां मैं कहूं सर राशियों का योग कितना होगा, तो सर राशियों का योग जोड़ लीजिए इनको, 52 को 71 को 43 को 42 को। तो बताओ 2 1 3 3 3 6 6 और 2 8, 4 और 2 6 6 और 7 13 13 और 5 18, और साथ में प्लस ए प्लस बी। ये वाली लाइन क्लियर हो गई। यहां मैंने लिखा राशियों का योग किया, क्योंकि हमें पता है राशियों का योग क्या होता है, औसत गुना नंबर। तो औसत 55 है, इन सब का योग किया तो ये आया, और 6 का गुना इसलिए किया ताकि सर ये 6 संख्या है। चलो सर इनको सॉल्व करो। तो यहां से a प्लस बी का मान क्या आएगा, सर इनको गुना करिए, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, और ये प्लस का 188 इधर माइनस का 188 हो जाएगा। एक लाइन और जाएंगे तो सर a प्लस बी का मान क्या होगा, घटाइए,
10 में से 8 घटाएंगे 2, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और ये 1। सेम अब इसके लिए करो। सर यहां टोटल कितनी राशि है? 1 2 3 4 5 6 7 और इनका एवरेज मुझे कितना दिया है सर? 53। तो 53 गुना 7 कर दें और इन सब का योग करें। बताओ योग कैसे करोगे? सर 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 और 2 कितना? तो सर 19। हासिल 1। फिर आपने कहा 4 और 5 9, 9 और 4 तो आपने कहा सर 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 1 हासिल 22, 229 प्लस सी प्लस डी। तो सर सी प्लस डी का मान क्या होगा? इनको गुना करें, 7 3 21, 35 और 2 37। इसमें से सर 229 घटा देंगे। चलिए घटाइए, सी प्लस डी का मान क्या होगा? सर 11 में से 9 घटाओगे 2, 6 में से 2 घटाओगे 4 और ये 1। सी और डी का योग भी आया 142, ए और बी का भी योग आया 142। तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे? तो सर इनका योग किसका किसका? ए बी सी और डी का योग और बटा कितना? 4, क्योंकि 4 संख्या है ना एबीसीडी का औसत निकालोगे तो। सर ए बी का मान कितना है? ए प्लस बी का मान 142 है इन दोनों का, और इन दोनों का मान भी कितना है सर? 142 है। इसमें 4 का भाग लगा दो सर। 284 में 4 का भाग, 4 से कितनी बार? 7 बार, 4 से 1 बार। तो मैंने कहा 71 क्या होगा इन चारों का एवरेज, ए बी सी और डी का। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, 13 देखो। अब ये आसान सा एवरेज का ये भी क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 4 चौके हैं। सर टोटल रन कितने बनाए? 120 रन। 6 की बात करें और 4 की बात करें तो छक्के कितने हैं? 4। तो सर टोटल रन छक्के से कितने बना देंगे? 6 चौके 24। चौके कितने हैं? 6। तो चौके से टोटल रन कितने बना देंगे? 24। बोलो हाँ या ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 120 में से 24 और 24 ये 48 रन चौके और छक्के से बने। तो सर बचे कितने रन? 120 में से 48 घटा दो सर, 72 रन बचे। तो ये 72 रन कैसे लिए होंगे? तो आप कहोगे दौड़कर। ये जो 72 रन है ये कैसे लिए होंगे? दौड़कर, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे लिया होगा। हमसे यही कह रहा है अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़कर बनाया है। तो सर विकेटों के बीच दौड़कर कितना बनाया है? 72। कुल कितने में से? 120 में से और गुना 100 का। परसेंट में ही तो पूछ रहा है, देख लो, सॉल्व करो सर। ये 0 से 0 कटेगा, 12 छक 72 होता है और 6 में 10 का गुना कितना? 60%। आंसर कितना? 60%। ठीक है, 60% क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। अगले को देखो। अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक चतुर्भुज है, लो बनाते हैं। जैसे जैसे कहे पहले वैसे वैसे बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। कोण सी का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर लेना है और कोण डी का भी समद्विभाजक लेना है, जो कौन से पॉइंट पर मिलता है? ई पर। यही तो कह रहा है। फिर कह रहा है सीईडी, सीईडी ये वाला कोण 57 डिग्री दिया है। सर कोण ए का मान 47 डिग्री दिया है, आपको कोण बी का मान निकालना है। और आपको ये चीज लास्ट मॉक में भी कराया है कि सर कोई भी चतुर्भुज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ये दो कोण हैं, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लिया, मान लो ये ओ पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये वाला कोण निकालते कैसे है? कोण ओ। सर बाकी जो बचे कोण हैं, कौन से? सी और डी, इनके योग का आधा होता है। यही तो पढ़ाया था आपको। बोलोगे जी सर, तो यही रूल लगा दो। सर एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक ई पे मिला, तो ये कोण किसके बराबर होगा? कोण ई की बात करें तो कोण ई किसके बराबर होगा? इसके अलावा कौन से कोण बचा है? बी और ए। तो आपने कहा कोण बी प्लस कोण ए, इसका आधा। इन दोनों कोण के अलावा यही तो बचा है, बी और ए, इनका योग का आधा ये होगा ये कोण। तो सर वैल्यू रख दो। कोण ई का मान कितना है? 57 है। 2 का गुना होगा, इधर 2 का गुना कर दो। कोण ए का मान कितना है? 47 है। और कोण बी का मान हमें निकालना है। इसका 2 गुना करो, 14 और ये 11, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11। इसमें से 47 घटा दो तो कोण बी का मान निकल जाएगा। घटाओ सर, ये 7 होगा और 10 में से 4 जाएगा 6 डिग्री। तो आपने कहा सर कोण बी को क्या रखना पड़ेगा? 67 डिग्री।
मतलब अगर ये वाला कोण 67 डिग्री होगा ना, तभी ये कोण 57 डिग्री होगा। और ये कोण कैसे निकलता, इन दोनों के योग का आधा, करके भी देख लो। ठीक है, तो रूल तो आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, इसका डेरिवेशन भी करके दिखा दिया था, बेसिक से भी करके आपको बता दिया था। अगले को देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, लेकिन 4 साल बाद उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन यहां से पढ़ो, तब भी वह पहले जितना ही धन बचा पाता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना पहले बचाता था उतना ही अब बचा पाता है। मुझे नहीं पता उसकी इनकम क्या है, मैं मान लेता हूं 100 है। पहले वो कितना बचा रहा है सर, 20 बचा रहा है, 100 का 20% 20, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 80। अरे बोलो हाँ या ना, 100 का 80 खर्च कर रहा होगा, तभी तो 20 बचा रहा होगा। बोलोगे जी सर, क्योंकि 20% बचत होता है। अब कह रहा है उसका इनकम 40% बढ़ गया, तो सर 100 में 40 बढ़कर कितना हो गया, 140। लेकिन बचत अब भी वही है, बचत अब भी 20 रुपए का ही है, जितना पहले था उतना ही है। तो सर अब खर्च कितना होगा, 120 में 140 में से 20 घटाओगे 120 का, क्योंकि 140 में से 120 घटाओगे तभी तो 20 बचेगा। हमसे क्या कह रहा है, व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि। व्यय में कहने का मतलब खर्च में, तो सर खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, 40 का, तो हमें यही वैल्यू परसेंट में बताना है। 40 की वृद्धि कितने में, 80 में, गुना किसका, 100 का। साफ साफ दिख रहा है, ये 4000 है, ये 80 है, कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50% क्या होगा, सही उत्तर। क्लियर है, 50% क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर। अगले को देखो 16 को। अब ये क्या कह रहा है, 20%, 35%, 10% की 3 क्रमागत छूट का एकल छूट क्या होगा। तीनों का कंबाइंड छूट बताना है, तो मैंने कहा रेशियो से कर लो, तरीके बहुत है, किसी से भी कर लो आंसर आ जाएगा। सर 20% का मतलब 1/5 होता है क्या, बोलोगे जी सर। 35% का मतलब सर 7/20 होता है क्या, बोलोगे जी सर। 10% का मतलब सर 1/10 होता है क्या, बोलोगे जी सर। तो भैया अब क्या करना है, कुछ नहीं, 5 लिखा था, 1 का छूट दिया, बेचा कितने में, 4 में। 20 लिखा था, 7 का छूट दिया तो बेचा कितने में, 13 में। 10 लिखा था, 1 का छूट दिया तो बेचा कितने में, 9 में। तो सर लिखा टोटल कितना था, इनको गुना कर लो, 20 गुना 5 100, 100 में 10 का गुना 1000, और बेचा कितने में, तो इनको गुना करो, 9 चौका 36 और 36 में 13 का गुना करो, तो 13 तिया 39, 390 और 13 छः 78। सर ये 8, ये 6 और ये 4, 468 में बेचा। लिखा था, अंकित मूल्य ये था और बेचा इतने में। तो सर छूट कितने का मिला, तो 1000 में से इसको घटा दो, 532 का। बोलो हाँ या ना, 532 का डिस्काउंट मिला, तो आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछा, तो आपने कहा सर 532 रुपए का छूट 1000 पर गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 10 का भाग लगाते ही एक अंक बाद दशमलव, 53.2% का क्या मिला, छूट मिला। ऑप्शन नंबर सी। इसको 100 मान के भी कर सकते थे, कैसे भी कर लो, रेशियो से करो, सबसे बात सेम ही आएगा। अगले को देखो, 75,000 की धनराशि पर 24% है। 75,000 की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने का, भैया 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, और कह रहा निकटतम वैल्यू निकालना है। ब्याज मासिक रूप से संयोजित है, मतलब ब्याज हर 1 महीने पर चलेगा। अब करना कैसे होगा, तो देखो, दर जो मुझे दिया है 24% वार्षिक दिया है, मतलब 1 साल का दिया है, जबकि हमें तो महीने का ब्याज पता होना चाहिए। ये 1 साल का ब्याज 24% है, तो 1 महीने का कितना होगा, क्योंकि ब्याज हमसे मासिक रूप से संयोजित करने को कह रहा है। तो आपने कहा सर 12 का भाग लगा दीजिए, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 24 में 12 का भाग लगाते ही पता चल गया 2% ब्याज होगा 1 माह का, क्योंकि 1 महीने का 2% होगा, तभी तो 12 महीने का 12 दूना 24% होगा। अब इस 2% के हिसाब से कितने महीने का ब्याज निकालना है, 3 महीने का, और 3 वाला गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3-3-1। मैंने कहा है ना, 3 बार में कभी भी सीआई निकालना हो तो गोल्डन रेशियो ये होता है, बोलोगे जी सर। अब ये रेशियो यूज कैसे करते हैं, तो सर जितना भी मूलधन हमें दिया है, 75,000 का मूलधन दिया है, इसका 2% निकालिए, 2% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 75 का 2 गुना कितना, 150, वापस इसका 2% निकालिए, तो बताओ
150 का 2 गुना 300 और 300 में 100 का भाग लगाओगे 3। वापस इसका 2% निकालिए। सर 2% निकालेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 100 का भाग लगाओगे 0.06। बोलो हाँ या ना, या इसको यहीं लिख देता हूं मैं। इसका 2% कितना आया 0.06। बोलोगे जी सर 3 बार ही क्यों निकाला, क्योंकि 3 बार में ब्याज कैलकुलेट करना था। अब इनको सॉल्व कर लो। सर पहले वाले में किसका गुना होगा 3 का, दूसरे वाले में किसका गुना होगा 3 का, और तीसरे वाले में किसका गुना होगा 1 का। कर दो गुना। सर ये 450 हो गया, प्लस इनका गुना 9 हो गया और इनका गुना 0.06। साफ साफ कितना पता चल रहा है 459.06 रुपया। मतलब 3 महीने का ब्याज 459.06 रुपया। कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। और हमसे कहा था ना कि लगभग बताओ, तो लगभग 459 क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। ठीक है, चलो अगले को देखो 18 को। कह रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकेंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। अब पहले इस लाइन से मुझे एक बात बताओ, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सर ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। चाल मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किसका गुना करोगे 5/18 का। 18 से कितनी बार, 4 बार, तो आपने कहा चाल क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में क्यों बदला, क्योंकि दूरी मीटर में है, समय सेकेंड में है। और सर समय कितने सेकेंड का है 60 सेकेंड का। बोलो हाँ या ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। सर चाल 20 का है, समय 60 का है, तो टोटल दूरी कितने की हो गई सर 1200 मीटर की हो गई। लेकिन इस 1200 मीटर में क्या क्या है, तो आप कहोगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अगर मुझे सिर्फ ट्रेन की लंबाई पता करनी है, जिसको मैंने टी माना है, तो मैं क्या कहूंगा, इस 1200 में से 180 प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दीजिए, और जैसे ही घटाऊंगा तो ये 1020 मीटर बचेगा या नहीं बचेगा। बोलोगे जी सर। अब अगले लाइन में क्या कह रहा है, एक बिजली के खंबे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। दूसरी बार ट्रेन बिजली के खंबे को पार कर रहा है, तो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। बोलोगे जी सर। हमें क्या निकालना है, समय। हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होगा सर, दूरी बटा चाल। दूरी क्या होगी इस वाले केस में, क्योंकि ट्रेन किसको पार कर रहा है, बिजली के खंबे को। तो सर जो ट्रेन की लंबाई होगी वह दूरी होगी, दूरी 1020। चाल हमने कितने का दे रखा है 20 का। सर 0 से 0 2 से कैंसिल, कितनी बार 51 सेकेंड। 51 सेकेंड में ट्रेन क्या कर लेगा, बिजली के खंबे को पार कर लेगा। क्लियर है, 51 सेकेंड में ट्रेन बिजली के खंबे को पार कर लेगा। चलो अगले को देखो। अब देखो ये मध्यानुपात पे क्वेश्चन है। तो मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है ना, कि मान लो 3 संख्या है ए बी सी, इनका मध्यानुपात निकालना है। तो ये जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर करो और पहले और तीसरे को गुना करो। ये मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान देना, ये अपना दूसरा पद होता है, ये अपना पहला होता है, और ये अपना क्या होता है, तीसरा पद होता है। कि 3 संख्या ए बी सी, पहला पद ए, दूसरा पद बी, तीसरा पद सी, इनका मध्यानुपात मतलब दूसरा पद का मान निकालना है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी होता है। ये ध्यान रखना, काम बन जाएगा। अब देखो कह रहा, माना कि m 16 और 9 के बीच मध्यानुपात को व्यक्त करता है। m क्या है, मध्यानुपात है। किसका है, तो सर 16 और 9 का। यही तो कह रहा है, m 16 और 9 का मध्यानुपात है। तो सर मध्यानुपात क्या होता है, सर जो दूसरा पद होता है इसका स्क्वायर गुना पहला गुना तीसरा। यही तो पढ़ाया है। तो यहां से मैं m का मान निकालूंगा तो रूट अंडर यही तो होगा। सर क्या होगा, 16 का 9 गुना कर लो 144, और 144 का मतलब कितना 12। मतलब मध्यानुपात कितना आया, 12 आया इस वाले टर्म का। अगर क्या कह रहा है, और n 9 और 15 का तीसरा अनुपात व्यक्त करता है। n क्या है, तीसरा है। किसका किसका, 9 और 15 का। तो आपको तो क्या पता है, आपको तो यही पता है कि सर दूसरे पद का स्क्वायर बराबर पहला गुना तीसरा।
हमसे कह रहा है n क्या है, तीसरा है, तो मैं कहूंगा n गुना पहला पद क्या है सर, 9 है, 9, और दूसरा पद क्या है सर, 15 है। समझ गए ना, n 9 और 15 का तीसरे समानुपात को व्यक्त करता है, मतलब n तीसरा पद है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरा पद का स्क्वायर पहला गुना तीसरा, तो मैंने कहा दूसरा पद क्या है, 15, 15 का स्क्वायर, पहला पद क्या है 9 और तीसरा क्या है n। सॉल्व करो, 15 का स्क्वायर 225 बराबर 9 गुना n। 9 से ये साफ साफ दिख रहा है 25 बार में कटेगा, तो सर n का मान क्या पता चला, 15। मतलब तीसरा पद 15 है और इसके अनुसार दूसरा पद 12 है। हमसे कह रहा है 5 गुना m प्लस 3 गुना n, तो सर 5 गुना m का मान कितना है, 12, 3 गुना n का मान कितना है, 25। सर ये 60 होता है, ये 75 होता है, और इनको जोड़े तो 135 मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 135 क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। अगले को देखो, अब ये वाला क्वेश्चन साझा का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है एबीसी मिलकर एक व्यवसाय में टोटल 53,000 लगाता है। ए को बी से 5,000 अधिक मिलता है और बी को सी से 6,000 अधिक मिलता है। तो सुनना मेरी बात को, ए है, बी है और सी है। मैं मान लेता हूं कि अगर सी को एक्स मिल रहा होगा तो बी को सी से 6,000 ज्यादा मिल रहा है, बोलोगे जी सर। और ए को बी से 5,000 ज्यादा मिल रहा है, नहीं, इसको इससे 6,000 ज्यादा मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और इसको इससे 5,000 ज्यादा मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो इसमें 5,000 जोड़ूंगा तो ए का हिस्सा क्या होगा, x प्लस 11,000। यहां तक की बातें क्लियर हो तो बताओ पहले, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये तीनों मिलाकर कितना निवेश करते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है 53,000 निवेश करते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करोगे सर, इनको सॉल्व करिए, यहां से x का मान निकालिए। सर x, x और x, 3x बराबर 53,000 तो है ही, और मैंने इसको क्या किया, 11,000 प्लस 6,000 टोटल 17,000 हुए, प्लस का इधर माइनस कर दिया, तो माइनस क्या लिख दो, 17,000। जैसे ही 17,000 घटाया वैल्यू 36,000 बन गया, नहीं क्योंकि 53 में से 17 घटाओगे 36 और 3 जीरो। तो सर x का मान कितना आएगा, तो आपने कहा 3 से काटिए ना इस 36,000 को, सर 12,000, बोलोगे जी सर। और अगर x का मान 12,000 आया तो अब मुझे एक एक चीज आप क्लियर रूप से बताना, a को, इस a को कितना धन मिलेगा, तो सर 12,000 प्लस 11,000 23,000, बोलो हाँ या ना। बी को कितना धन मिलेगा, सर 12,000 प्लस 6,000 18,000, और सी को कितना मिलेगा, सर 12,000, बोलो हाँ या ना। इस 53,000 में से ए ने 23,000 लगाया, बी ने 18,000 लगाया, सी ने 12,000 लगाया। अब यहीं पे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, यहीं पे पूछ लेता किसने कितना धन लगाया तो आंसर आ जाता। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एक साल में टोटल लाभ 31,800 का है, तो ए का हिस्सा बताएं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बताया है कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय, और समय अपना फिक्स होता है, तो जो लाभ का रेशियो वही पूंजी का रेशियो। तो अगर ये पूंजी है तो यही तो लाभ का रेशियो भी होगा और यही पूंजी का होगा, बोलोगे जी सर। तो सर रेशियो निकाल लो ना, कैसे निकालोगे सर, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, तो रेशियो 23 18 और 12 आया, इनका टोटल कर लो। सर टोटल करा 12 और 18 30 और 23 53, और इसी 53 का मान क्वेश्चन में है 31,800, बोलो हाँ या ना, क्योंकि टोटल लाभ 31,800 है। बताओ 53 से कितनी बार कटेगा, तो सर इस 2 जीरो को हटाओ, ये 2 जीरो तो बैठ जाएगा, यहां इकाई 8 है, यहां 3 है, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए, 6 बार, 3 छक 18, तो 6 बार में कट जाएगा, कहने का मतलब 600 गुना हो गया। हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का, तो भैया ए का रेशियो कितना है लाभ का, 23, 23 में मैं 600 का गुना करूंगा, सर 2 जीरो बैठाऊंगा, 6 3 18 12 और 1 13, 13,800 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो क्या कह रहा है, प्रिया अकेले किसी कार्य को, प्रिया है, किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त करती है। और कह रहा है प्रिया प्लस स्नेहा, पी और एस ले लेता हूं,
यह दोनों मिलकर सेम कार्य 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो सर सबसे पहले काम कितना होगा 30, ये समय क्षमता 15 से 2 10 से 3 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, स्नेहा उसी कार्य को कितने दिन में करेगी। तो स्नेहा को यही 30 कार्य करना है, लेकिन स्नेहा की क्षमता कितनी है, तो प्रिया और स्नेहा मिलाकर 3 है, प्रिया की क्षमता अगर 2 है तो स्नेहा की 1 रखेंगे तभी तो 2 और 1 कितना बनेगा 3 बनेगा। तो सर स्नेहा की क्षमता 1, तो 1 का भाग लगा दो, ये तो आसान हो गया, 30 दिन होगा। ऑप्शन नंबर सी 30 दिन क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला ही बात नहीं थी। अगले को देखो। अब बताओ ये फॉर्मूला पढ़ाया है, M1D1T1E1W1 बराबर M2D2T2E2 बटा W2 पढ़ा रखा है, उसी पे है। क्या कह रहा है, 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर को 25 दिन में खोद सकते हैं। तो वैल्यू में क्या क्या है सर, संख्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, साथ साथ में दिन की भी बात कर रहा है और काम की बात कर रहा है, क्योंकि गड्ढा खोदना काम ही तो है। बोलोगे जी सर, तो इधर भी क्या लोगे M2T2D2 बटा W2। अब वैल्यू जो दिया है रखो, बाकी को कैलकुलेट करो। सर पहले कितने लोग थे, 100 लोग, कितने घंटे 8 घंटे, कितना काम करना था सर 2000 मीटर लंबा गड्ढा खोदना था, कितने दिन में 25 दिन में। इधर तो सारा वैल्यू दिया है। इधर क्या कह रहा, 2800 मीटर लंबा गड्ढा करना है। अब काम कितना करना है 2800 मीटर गड्ढा खोदने का। टाइम कितना लग रहा है, प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहा है सभी, और टोटल कितने दिन में 32 दिन में। तो आपको बताना है कितने मजदूर लगेंगे, यही तो बताना है, कितने श्रमिक लगेंगे। सॉल्व करो। सर ये 2 0 से 2 0, सर ये 20 से 5 बार, सर इस 5 से 5 को काट दे, और कुछ कट रहा है 8 से कट गया सर ये 4 बार, और 4 से यह वैल्यू कितनी बार 7 बार। तो इधर तो M2 बच गया, और इधर क्या बचेगा 25 गुना 7, 25 गुना 7, 25 सत्ते कितना सर 175। तो टोटल मजदूर कितने लगेंगे, अब 175 मजदूर लगेंगे, तो 2800 मीटर लंबा गड्ढा खोदा जा सकता है। अगले को देखो 23, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 350 मीटर लंबी मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। तो अगर मालगाड़ी किसको पार कर रही है, सुरंग को, तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई कहने का मतलब 350 प्लस सुरंग की लंबाई कहने का मतलब 1250, तो टोटल दूरी मुझे 1600 मीटर लेनी पड़ेगी। टाइम मुझे कितना दे रखा है 80 सेकंड, तो चाल पूछ रहा है सर दूरी 1600, समय 80, 80 से काटूंगा तो सर 20 मीटर पर सेकेंड अपना क्या होगा आंसर। अच्छा किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो सर 18 बटा 5 का गुना करिए, 5 से कितनी बार 4 बार, 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में पूछता तो 20 होता, नहीं तो सर 72 होगा। अगले को देखो। अब ये बहुपद वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा रखा है आपको कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसके लिए और एक फॉर्मूला बताया है कि 1/2 गुना ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जैसा जरूरत होगा उसी हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे। फिलहाल इसका जरूरत है तो इससे यूज करेंगे। अब देखो यहां x के रूप में बात कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 गुना एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड गुना क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यही तो होगा। हमसे वैल्यू इसी का पूछ रहा है, मतलब किसका, इस वाले का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बाकी वैल्यू दिया है पुट कर दो, करो भैया। बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना दिया है, सर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान 85 दिया है, तो 85 माइनस 3 एक्स गुना वाई गुना जेड कितना दिया है 20 दिया है, तो गुना 20 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है 25 दिया है, और इसका मान तो हमें निकाल कर चलना ही है।
सॉल्व कर लो इनको, करो सॉल्व। सर ये 85, ये कितना 60 बराबर 25, और इस पूरे का मान निकालना है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं प्रश्नवाचक लिखकर चल रहा हूं। इनको घटाऊंगा सर 25 आएगा, बराबर में 25 और प्रश्नवाचक चिन्ह का मान 25 से कितनी बार, एक बार, मतलब इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड, इनका मान क्या होगा, एक होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका मान निकालना था, बाकी वैल्यू दिया था, पुट किया, इसके जगह प्रश्नवाचक चिन्ह ले लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना है, एक, तो आंसर कितना, एक। अगले को देखो, अब ये एलसीएम का क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा, और इसका फैक्टर तभी कर पाओगे जब फॉर्मूला पता होगा। क्या क्या वैल्यू दिया है देखो, आपसे कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तथा अगला वैल्यू क्या दिया है सर, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो बाद में निकालोगे, पहले इसका फैक्टर करोगे। तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ाया, यही तो पढ़ाया, ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो सर इसको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा, तो देखो सर, ए का पावर 4 है, बी का पावर 4 है, तो इसको लिख सकता हूं ए का पावर 2 इसका पावर 2 और बी का पावर 2 इसका पावर 2, बोलो हाँ या ना। मतलब क्या बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो क्या लिखूंगा मैं, सर ए का मान ए स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए का पावर 2 उसका पावर 2 माइनस बी का पावर 2 उसका पावर 2, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए का मान ये था, ये प्लस ये लिख दिया, फिर ये माइनस ये लिख दिया। वापस इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं सर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। कैसे, तो सर ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां तक पहले तोड़ना पड़ेगा। अब एलसीएम लेना है, तो हर एक पद को एक एक बार लिख दो, जितना पद है ना यहां दोनों में, सबको एक बार लिखो। सर ए प्लस बी लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। यहां क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ए प्लस बी तो पहले ही लिख दिया था, तो अब मत लिखो, और ए माइनस बी है। इन दोनों में जितने भी पद थे, जैसे इसका फैक्टर क्या आया, यही तो आया, और इसका फैक्टर क्या आया, यही तो आया। इन दोनों में जितने भी पद थे सबको एक एक बार लिख दिया। अब लिखने के बाद चेक करो कि मैक्सिमम पावर लिखना है, इनके ऊपर घात मैक्सिमम लिखना है। तो सर ए प्लस बी का यहाँ मैक्सिमम घात 1, यहाँ भी 1, तो सर यहाँ भी घात 1 है क्या, बिल्कुल सही। इसका मैक्सिमम घात 1, यहाँ भी 1। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ घात 1, यहाँ भी घात 1। ए माइनस बी का यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन जब ऑप्शन ढूंढने गए तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर इसको कंबाइंड कर दिया। बताओ, इसके जगह मैं वापस वही लिख सकता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू, बोलोगे जी सर। और यहां वैल्यू मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए माइनस बी। तो सही उत्तर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए माइनस बी। कहां दिख रहा है, ए क्यूब बी क्यूब, ये पहले में ही दिख रहा है। पहला अपना क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको इसी रूप में क्यों नहीं छोड़ दिया, इसको इसी रूप में क्यों नहीं छोड़ दिया। तो अगर इसको इसी रूप में लेते ना तो आंसर ये नहीं आता, आंसर कुछ और आता। तो पहले फैक्टर करना होता है, उसके बाद सबको एक एक बार लिखना होता है, और एलसीएम में सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो मैंने जो जो पद लिखा उनका घात देखूंगा दोनों में अधिक क्या है। सब पे मैक्सिमम घात 1 था, तो इसका भी मैक्सिमम घात 1 आएगा। फिर मैंने आंसर से मैच किया, दिख नहीं रहा है, तो मैंने इसको सोचा कि इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये वैल्यू लिख दिया, और ये ऑप्शन में मैच कर गया। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए मॉक नंबर 4 के। क्लियर है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।